भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण। यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालें तो 1700 ईस्वी तक भारतवर्ष चीन और पश्चिमी यूरोप से आगे दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति था, जो दुनिया की आबादी का लगभग 24% था और 18वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का 25% उत्पादन करता था। हम सभी जानते हैं भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 75 साल बाद आज देश की अर्थव्यवस्था बदल गई है, क्योंकि भारत $5 ट्रिलियन क्लब में शामिल होना चाहता है। हालांकि वर्तमान में भारत की सरकार सोचती है कि क्षमता बहुत अधिक है और यह हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में दुनिया का शिक्षा केंद्र होने से लेकर आज आईटी हब बनने तक भारतीय परिदृश्य ने एक लंबा सफर तय किया है। 15 अगस्त 1947 को हम संदर्भ के रूप में लेते हुए देखें तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और ह्यूमन रिसोर्स जैसे कई क्षेत्रों को पाते हैं जहां भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व असमानता रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारत एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और आर्थिक रूप से बहुत असमानता वाले देशों के रूप में खड़ा है। एक देश एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले उसके लोग होते हैं, इसलिए जब तक किसी देश के सभी लोग स्वस्थ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक कोई देश सही मायने में एक खुशहाल और समृद्ध देश नहीं हो सकता। न केवल तथाकथित कुलीन वर्ग बल्कि देश के सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है ताकि सभी खुश और स्वस्थ रहें। गरीब लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, इसलिए उनको भी साथ लेकर चलना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य से आज के आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा लोक अर्थनीति, जैसा कि प्रोक्त द्वारा परिभाषित किया गया है, की अनदेखी की जाती है और इसलिए आज हम बहुसंख्यक आबादी और समाज की दयनीय स्थिति देखते हैं। असमानता को दूर करने और समृद्धि सूचकांक में सुधार करने के लिए भारत को प्रोक्त के पीपल्स इकोनॉमी पर, लोक अर्थनीति पर काम करना ही होगा। प्रोक्त का कहना है कि व्यक्ति और समाज दोनों अपने अस्तित्व के लिए 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। संस्कृत में हम इसे अस्ति, भाति और आनंदम कहते हैं। निवास स्थान, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं अस्ति या अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। भाति या विकास का उद्देश्य मन के विस्तार से है, जिसकी परिणति है आनंद या आनंद की प्राप्ति। आनंद शब्द अनंत सुख का द्योतक है। सुख दुख की समरूपता, पूर्ण मानसिक शांति, उपर्युक्त किसी भी कारक की अनुपस्थिति व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में बड़ी अड़चन या आक्षेप का कारण बन सकती है। इस व्यक्त ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी एक ही ब्रह्मांडीय इकाई ब्रह्म की संतान हैं। वे सभी एक ही परम पुरुष की संतान हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे भ्रातृ संबंधों के एक सूत्र में बंधे हैं। साधना और भक्ति के माध्यम से अपनी विचार प्रक्रिया को 360 डिग्री तक विस्तारित करने के लिए अस्ति, भाति और आनंदम तीनों को कारकों के अस्तित्व और समाज के अस्तित्व का मूल आधार है। अस्ति, भाति और आनंदम तीनों कारकों में अस्ति व्यक्ति और समाज के अस्तित्व का मूल आधार है। हम अस्ति यानी अस्तित्व हमारी प्राथमिकता है और वह लोक अर्थनीति से ही संभव है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में अर्थनीति की 4 धाराएं अनिवार्य घटक हैं, जो निम्न हैं। गण अर्थनीति या लोक अर्थनीति, जिसको हम पीपल्स इकोनॉमी कहते हैं। मानस अर्थनीति यानी साइकिक इकोनॉमी। वाणिज्य अर्थनीति यानी कॉमर्शियल इकोनॉमी। साधारण अर्थनीति यानी जनरल इकोनॉमी।
इनमें गण अर्थनीति और मानस अर्थनीति के संबंध में आज के अर्थनीतिविद इकोनॉमिस्ट्स पूर्णतः अभिज्ञ हैं, अनजान हैं, और इस तरह आर्थिक चिंतन के वर्तमान तरीके में यह आज है ही नहीं। लोक अर्थनीति सामान्य रूप से लोगों की आवश्यक जरूरतों से संबंधित उत्पादन, वितरण, विपणन, शिपिंग, भंडारण, मूल्य निर्धारण, बिक्री, माल ढुलाई शुल्क और ऐसी आवश्यक जरूरतों की सभी संबंधित गतिविधियों से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, उपचार, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और सिंचाई जल जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं के गारंटीकृत प्रावधान से सीधे संबंधित है। इन आवश्यकताओं में निरंतर सुधार और तैयार उपलब्धता लोगों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारक है। हम गारंटीकृत क्रय क्षमता के माध्यम से सभी के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का आश्वासन दे सकते हैं, जिसे संविधान में मौलिक या मौलिक मानव अधिकार के रूप में निहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह देश के नागरिकों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने पर कानूनी शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए संवैधानिक कानून द्वारा क्रय क्षमता की आवश्यकता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। चूंकि लोक अर्थनीति व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकताओं और लोगों की निर्वाह समस्याओं से निपटेगी, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर वरीयता लेनी चाहिए। इसलिए लोक अर्थव्यवस्था को भी निजी और सहकारी उद्योगों के विकास से संबंधित होना चाहिए। एकाधिकार उत्पादन और शोषण को रोकने के लिए निजी उद्योग आकार और दायरे में सीमित होंगे और बहुत बड़े होने पर सहकारी समितियों के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होगी। सहकारी उद्योग लोगों को स्वतंत्र रूप से संगठित करने का सबसे अच्छा साधन है, ताकि वे अपनी आजीविका के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लें। एक देश की आबादी एक ताकत है जब सभी का उपयोग धन सृजन में किया जाए, और सहकारिता ही आगे बढ़ने का एकमात्र समझदार उपयुक्त तरीका है। प्रौत सहकारी प्रणाली अधीनस्थ सहकारिता यानी सबऑर्डिनेट कोऑपरेशन को अस्वीकार करता है और समन्वित सहकारिता कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन में विश्वास करता है। सहकारिताएं आज दुनिया भर में सीईओ से लेकर सामान्य कर्मचारियों तक प्रबंधन के प्रमुख निर्णयों, लाभ के बंटवारे में हिस्सेदारी करने और अपनी बात रखने के लिए एक अद्वितीय ताकत साबित कर रही है। मनुष्य में असंभव को संभव करने की क्षमता है। उपयुक्त अवसर एवं अनुकूल माहौल मिलने पर वह निश्चय ही ऐसा कर सकता है। भावना एवं संभावना में घनिष्ठ संबंध है। भावना से ही संभावना का द्वार खुलता है। कोऑपरेटिव में अपनत्व का भाव रहता है। व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित के साथ जोड़ने की गुंजाइश होती है। एक मत होकर कंधा से कंधा मिलाकर काम करना संभव होता है। उदार एवं नैतिकवान लोग मिलजुल कर कोऑपरेटिव आधारित कृषि उद्योग उपभोक्ता सामग्री की एक श्रृंखला बनाकर क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। फिलहाल इसकी भारी जरूरत भी है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन के साथ उससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं जैसे लेबर का पलायन, उनका शोषण, पर्यावरण असंतुलन आदि पर काबू पाना संभव होगा। स्थानीय लोगों द्वारा आसपास उपलब्ध साधन का उपयोग कर कम कीमत पर उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर सस्ते दरों में उपलब्ध कराया जा सकता है। लघु उद्योग में अधिकतर ऐसे यंत्रों का उपयोग होता है जिससे प्रदूषण न हो। साथ साथ ऐसे लोग भी इसके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं जिनकी तकनीकी जानकारी कम है या सामान्य है। प्रजातंत्र का आधार न्यूनतम आवश्यकता की आपूर्ति की गारंटी है। जिसको खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शिशुओं के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो इसका मतलब सही अर्थ में उनका वजूद ही नहीं है। ऐसे में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता ही प्रजातंत्र का आधार है। आज लोग समझने लगे हैं कि थोड़ी ज़मीन जिसमें बागवानी हो, गाँवनुमा वातावरण हो, घास की ज़मीन हो,
इसकी आवश्यकता है। कोऑपरेटिव का तत्कालीन लाभ के साथ साथ स्वस्थ एवं दृढ़ समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अलग थलग रहने से समस्याएं भी बढ़ती हैं। बढ़ते तनाव, खुदकुशी की समस्याएं आदि का कारण अलग अलग जीवन जीने की मजबूरियां भी हैं। अर्थव्यवस्था में सभी के लिए रोजगार, सामूहिक गरीबी का उन्मूलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, उचित उत्पादन के लिए शारीरिक या बौद्धिक रूप से काम करने वालों के हाथों में भूमि का चरणबद्ध समाजीकरण और कौशल प्रदान करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। लोगों को अपने तत्काल शहरी या ग्रामीण इलाकों में रोजगार खोजने के लिए कार्यस्थान और परिवहन, ट्रांसशिपमेंट, लोडिंग और अनलोडिंग, भले ही वे अल्पावधि में आर्थिक रूप से व्यवहार्य न हों, यह सस्ती बिजली और पानी की आपूर्ति पैदा करने से भी संबंधित है, जो आवश्यक हैं यदि लोग अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। अंत में इसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण और ब्लॉक स्तरीय योजना शामिल है। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को 100% रोजगार प्रदान करना अत्यावश्यक है। सभी लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति हेतु उपयुक्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा को सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनता को 100% रोजगार की व्यवस्था उनके मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करनी होगी, दान या खैरात के रूप में नहीं। आजकल पूरी दुनिया में बेरोजगारी एक जटिल समस्या बन चुकी है तथा स्थानीय लोगों को 100% रोजगार देने की नीति ही इस समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता है। अनेक छोटी बड़ी समस्याओं के समान ही आर्थिक समस्याओं के समाधान का मार्ग भी एक ही है, और वह है मनुष्य के प्रति सच्चा प्रेम। वह प्रेम ही उसे रास्ता दिखा सकता है। यह प्रेम ही बता सकता है कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए सैकड़ों हजारों पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मूक जनसाधारण के भाग्य के साथ खेलने वालों का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत है केवल एक चीज़ की, मनुष्य की ओर सच्चे दिल से, दर्द भरे दिल से ताकने की। श्री पी.आर. सरकार।